आज भ्रष्टाचार के कारण भारत देश का अंतिम व्यक्ति भी इस राक्षस रूपी भ्रष्टाचार से परेशान है। उस विद्यालय तक भ्रष्टाचार पहुंच गया है जिस विद्यालय से मेरे देश के भविष्य का निर्माण होना है। 77 वर्ष की आज़ादी के बाद भी हम भ्रष्टाचार जैसी गुलामी से जूझ रहे हैं। क्या इन 77 वर्षों में किसी ऐसे दल की सरकार नहीं बनी जो इस भ्रष्टाचार पे वार कर सके? जब व्यक्ति की कथनी और करनी में, चित्र और चरित्र में अंतर आ जाए तो वो ना राष्ट्र के लिए बेहतर है, ना समाज के लिए बेहतर है, ना सरकारों के लिए बेहतर है, ना जनता के लिए बेहतर है। देखिए, मैं अन्ना हजारे जी को अपना सामाजिकता के क्षेत्र का गुरु मानता हूँ। मैंने अन्ना हजारे जी को किसानों के मुद्दों पर, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर, देश के गरीब किसान मजदूर दलित शोषितों के मुद्दों पर उनके अंदर जो दर्द है, उस दर्द को उनकी आंखों से छलकते हुए मैंने देखा है। जितने भी ये लाखों लोग जो शोषित हैं, चाहे वो नीट के पेपर से, चाहे वो यूपी पुलिस के पेपर से, चाहे वो राजस्थान पुलिस के पेपर से जो लीक हुए हैं उनसे पीड़ित हों, या वो आपके जिले स्तर पे शिक्षा के अधिकार के तहत जो दाखिले होने हैं, चाहे वो प्रकरण, ये सरकारों का फेलियर है। चाहे वो किसी भी प्रदेश की सरकार हो, इसमें प्रदेश और देश की दोनों सरकारों को मिलकर के कठोर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए कि पेपर लीक ना हो। एक परीक्षा का अगर पेपर लीक होता है तो उससे प्रदेश और देश के लाखों घर प्रभावित होते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर और आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में हूँ। मेरे साथ प्रवीण भारतीय जी हैं, करप्शन फ्री इंडिया संगठन चलाते हैं। करप्शन हमारे देश में जड़ों तक फैल चुका है, एक तरीके से दीमक का काम कार्य कर रहा है करप्शन जो है। आज करप्शन के विषय में प्रवीण जी से बात होंगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत शुभकामनाएं हिंद फोकस न्यूज़ को, और आपका हृदय से आभार कि आप एक गंभीर विषय पे, यानी कि जिस भ्रष्टाचार ने इस भारत को खोखला कर दिया है और भारत की जो मूल आत्मा है यानी कि गांव, आज भारत के गांव विकास से कोसों दूर हैं इस भ्रष्टाचार के कारण। भारत की जो मूल आत्मा है किसान, आज किसान इस भ्रष्टाचार से उसको हर पल दो चार होना पड़ रहा है। यानी कि जो मूल राजा हैं इस देश के, वही लोग इस भ्रष्टाचार से परेशान हैं। इस विषय पे आपने जो है आज चर्चा की है और दर्शकों तक आपने अपने हिंद फोकस न्यूज़ चैनल के माध्यम से भ्रष्टाचार जैसे गंभीर विषय पे बात पहुंचाई है, तो मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं और आप काफ़ी सालों से भ्रष्टाचार मुक्त भारत की एक कामना को लेकर चल रहे हैं, तो भ्रष्टाचार मतलब कहाँ तक ऐसा है कि कहाँ तक व्यापक हो चुका है, कहाँ तक जड़ें फैला चुका है? क्योंकि बाहर की जब हम विदेशी रिपोर्ट्स देखते हैं तो उसमें हमारे देश का नंबर बहुत ऊपर है भ्रष्टाचार में। क्या मतलब बाहर के जब टूरिस्ट भी आते हैं तो वो भी एक तरीके से ये सोचते हैं कि भाई भारत जो है वहाँ बहुत भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार किस तरीके से फैल रहा है, और प्लस आपका जो संगठन है वो किस तरीके से इसमें कार्य कर रहा है? देखिए, आपका प्रश्न है भाई पहले कि भ्रष्टाचार कहाँ तक पहुँचा। मैं कहता हूँ कि भारत की किस व्यवस्था में कहाँ तक नहीं पहुँचा। आज भ्रष्टाचार के कारण भारत देश का अंतिम व्यक्ति भी इस राक्षस रूपी भ्रष्टाचार से परेशान है। आज हम लोग मंत्रालय की बात करें, कार्यालय की बात करें, सचिवालय की बात करें या विद्यालय की बात करें, हर जगह तक भ्रष्टाचार की जो है दीमक पहुंच चुकी है। वो दीमक की तरह हर जगह देश को, देश के लोगों को खोखला करने का काम कर रहा है। सबसे गंभीर विषय यानी कि जो मैंने विद्यालय का नाम लिया, उस विद्यालय तक भ्रष्टाचार पहुंच गया है जिस विद्यालय से मेरे देश के भविष्य का निर्माण होना है। हमारे वो नौनिहाल जिनको शिक्षा दी जाती है, आज वह भी अछूता नहीं बचा है। मंत्रालय की बात करें, जहाँ से नीति और नियम बनते हैं, वहाँ भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है।
चाहे जिला मुख्यालयों के दफ्तर की बात करें, कार्यालयों की बात करें, वहाँ भी बड़े स्तर पे जो है देखने को आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। और आए दिन आपको प्रत्येक जनपदों में, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपको खबरें देखने को मिलती हैं देश के लोगों को कि आज किसी तहसील के कानूनगो को सस्पेंड किया गया, किसी गांव के पटवारी को, किसी गांव के पंचायत सचिव को, कहीं प्रधान को, तो कहीं जो है आईएएस ऑफिसर को, तो कहीं आईपीएस ऑफिसर पे भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगते हैं। और आरोप लगने के बाद सिद्ध भी होते हैं और उस पे न्यायपालिका और भारत की सरकार और प्रदेशों की सरकारों के माध्यम से कार्रवाई भी होती है। लेकिन बड़ी विडंबना ये है कि आज भारत की आज़ादी को 77 वर्ष हो गए हैं। 77 वर्ष की आज़ादी के बाद भी हम भ्रष्टाचार जैसी गुलामी से जूझ रहे हैं। क्या इन 77 वर्षों में किसी ऐसे दल की सरकार नहीं बनी जो इस भ्रष्टाचार पे वार कर सके? इन 77 वर्षों में केंद्र में और राज्यों में तमाम सरकारों ने अपनी सरकारें चलाईं, लेकिन प्रत्येक सरकार में मंत्रियों पर भी, यानी कि जो लोग हमारी योजनाओं को बनाते हैं, जो लोग नीतियों का निर्माण करते हैं, उन लोगों पर भी, और जो लोग उन नीतियों को, उन योजनाओं का क्रियान्वयन जिले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे और ग्राम पंचायत स्तर पे करते हैं, उन अफसरों पे भी भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए हैं। तो ये बड़ी विडंबना है कि 77 वर्ष की आज़ादी के बाद देश का कोई भी दल इस भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर पाया। और जिस तरीके से जब हम लोग गुलामियत में थे, जिस तरीके से हम लोगों का शोषण ब्रिटिश सरकार के अफसर करते थे, आज भी आपको तहसीलों में, जिला मुख्यालयों में जो बाबू बैठे हैं, जो उनके वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, यानी कि गांव का व्यक्ति अपने किसान संबंधित, खेत संबंधित किसी कार्य को लेकर के जाता है, नाप को, कुरेबंदी को, या अपनी ज़मीन की चक्रोड़ की नाप कराने के लिए, या अपनी खसरा खतौनी निकलवाने के लिए, तो वहाँ जो उनके कर्मचारी बैठे हैं प्रदेश की सरकारों के और देश की सरकारों के, वो लोग काम नहीं करते हैं। वो उस किसान को वहाँ से दुत्कार के भगा देते हैं और वो बेचारा किसान दर दर की ठोकरें खाता है। घूम फिर कर जो अधिकारियों के प्राइवेट लोग हैं तहसीलों में, प्रत्येक अधिकतर पटवारियों ने, तहसीलदारों ने और अन्य अधिकारियों ने भी अपने प्राइवेट लोग रखे हैं, जिन लोगों के माध्यम से किसानों से, देश के आम जनमानस से पैसा की मांग करवाते हैं। जैसा कि एक अभी हाल ही में गौतम बुद्ध नगर में एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, एक इमलिया गांव का एक किसान, उसके मुआवजे की फाइल पे हस्ताक्षर होने थे, लेकिन कानूनगो ने उस मुआवजे की फाइल पे हस्ताक्षर कराने की एवज़ में तहसीलदार का जो प्राइवेट ड्राइवर था, उसने किसान के से उस कानूनगो और पटवारी की और तहसीलदार के नाम पे सेटिंग की। 50-50 हज़ार और लाख रुपए, यानी कि टोटल 2.5 लाख रुपए की मांग की, और उस मांग को वो सौभाग्यवश किसान के मोबाइल से बात हुई और उसमें वो रिकॉर्ड हो गया। और वो रिकॉर्डिंग जो है हम लोगों तक आई, हमारे संगठन के पास आई, तो हमने उसको बेबाकी से गौतम बुद्ध नगर के जिला कलेक्टर से शिकायत की, और शिकायत के बाद जांच हुई, और जांच में वो कानूनगो जो है दोष सिद्ध पाया गया, और उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए यहाँ के ज़िला कलेक्टर महोदय ने उसको निलंबित कर दिया। ऐसा ही एक हाल में चीती गांव के किसान से 11,000 रुपये की रिश्वत का एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें भी यहाँ के कलेक्टर महोदय ने उस पटवारी को भी सस्पेंड और निलंबित किया। लेकिन काम निलंबन से नहीं चलेगा। बात यह है कि हमारे देश में अपनी सरकार, अपने अफसर और अपनों के बीच में अपने आप को असुरक्षित महसूस करें, तो ये दुर्भाग्य की बात है। तो ऐसे भ्रष्टाचारों के मामलों में निलंबन से काम नहीं चलेगा, सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। ऐसे प्रकरणों में सरकार को सख्त होने की ज़रूरत है। उन लोगों को, जिन लोगों पे भ्रष्टाचार सिद्ध होता है, उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए।
उनकी सेवाएं समाप्त हों, ताकि इन ऐसे प्रकरणों से जो अन्य कर्मचारी हैं उनके सामने एक नज़ीर पेश हो सके, उन लोगों में भय व्याप्त हो सके। भय बिन प्रीत नहीं है। ये तो यहाँ गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश और भारत के विभिन्न राज्यों में कुछ ईमानदार सामाजिक संगठन हैं जो समय समय पर इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ इंकलाब जिंदाबाद के साथ आवाज़ें उठाते रहते हैं, जिस कारण देश के आम जनमानस को लाभ मिल पाता है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि सरकार को कठोर कानून बनाने चाहिए। और भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो ये तो हमने एक पैसे के लेन देन की बात की कि भाई भ्रष्टाचार, किसान के कार्य के एवज में सुविधा शुल्क के नाम पे वो पैसा मांग रहे हैं, थाने में रपट लिखाने के नाम पे वो पैसा मांग रहे हैं, किसी को छुड़वाने के नाम पे पैसा मांग रहे हैं, किसी पे गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कराने के लिए पैसे मांग रहे हैं। तो ये तो एक पैसे का भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन भ्रष्टाचार की जो परिभाषा है उसको मैं थोड़ा सा दूसरे रूप में भी परिभाषित करने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस व्यक्ति का आचरण ही भ्रष्ट हो, जैसे मैं या मेरे देश का कोई भी व्यक्ति या मेरे देश का गरीब व्यक्ति जो दलित है, शोषित है, जिस पे अत्याचार किया जा रहा है, जो व्यक्ति अपनी बात को कहना नहीं जानता, गांव का गरीब है, कुर्ता फटा हुआ है, धोती भी फटी हुई है, गमछा भी नहीं है सर पे इस भीषण गर्मी में, सर्दियों के मौसम में, वो व्यक्ति जब जिला कलेक्टर के दफ्तर में जाए और वहाँ जिला कलेक्टर के दफ्तर के बाहर जो अर्दली है वो उसको दुत्कार के कह दे कि कलेक्टर साहब आपसे नहीं मिलेंगे, या अभी समय नहीं है, या लंच कर रहे हैं, तो यह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। हमारे गांव का कोई व्यक्ति थाने में, उसके साथ कोई लूट हो गई, चोरी हो गई, उसके साथ कोई घटना घटित हो गई, वह अपनी रपट लिखवाने में थाने में जाए, यानी कि अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो सरकार के नुमाइंदों से सुरक्षा मांगने जाए, और वहाँ बैठा हुआ एक मुंशी ये दुत्कार करके, गालियों का प्रयोग करके, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करके उसको वहाँ से खदेड़ दे, यह भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। किसी विद्यालय में हम अपने बच्चों का दाखिला कराने जाएं और वहाँ एडमिशन के नाम पे डोनेशन मांगा जाए, यह भी भ्रष्टाचार है। हमारे बच्चों को अभी यहाँ हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें या हाईटेक, देश के हाईटेक शहरों की बात करें, इन हाईटेक शहरों में बड़े बड़े स्कूल हैं, हाईटेक स्कूल हैं। उन स्कूलों में भी फीस के नाम पे बच्चों का, अभिभावकों का तरह तरीके से मानसिक शोषण किया जाता है, उनको पनिशमेंट किया जाता है बच्चों को। उन बच्चों को कई बार फीस ना जमा होने पे जो दूसरे बच्चे हैं उनके सामने उनको लज्जित किया जाता है, क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, उनके हाथ खड़े करवा दिए जाते हैं। तो ये सब भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। यानी कि हमारे देश के उन कर्मचारियों के, उन राजनीतिक लोगों के जो नियम नीति कानून बनाते हैं, उनके जो है शुद्ध आचार होना चाहिए, शुद्ध विचार होना चाहिए, निष्कलंक जीवन होना चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए और अपमान पीने की शक्ति होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के आचार विचार शुद्ध होंगे वह राष्ट्र के निर्माण में बेहतर तरीके से काम करेगा। निष्कलंक जीवन ऐसा जिस जीवन में कलंक ना लगा हो। त्याग की भावना इसलिए, जब तक राष्ट्र के प्रति हम लोग त्याग नहीं करेंगे तब तक हम भारत को विश्व गुरु नहीं बना पाएंगे। ये किसी एक व्यक्ति के बनाने से विश्व गुरु नहीं बन सकता। इसके लिए संपूर्ण भारत के लोगों को, चाहे वो देश का किसान है, मजदूर है, दलित है, शोषित है, कर्मचारी है, नेता है, अभिनेता है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसान नेता हैं, हम सब लोगों को मैं और मेरे से ऊपर उठ करके निस्वार्थ भावना के साथ राष्ट्र के निर्माण में सही कदम उठाने होंगे, तब हम इस भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे। अन्यथा अगर हम लोग मैं और मेरे के चक्कर में रहे, अपने इस जिम्मेदारियों से भागते रहे, अपने जो सरकार के द्वारा या राष्ट्र के संविधान के द्वारा जो हमारे अपने दायित्व हैं, जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों से भागेंगे तो हम भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते। इस भारत में इसी तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को और हमारे देश के लोगों को, हमारे देश की सरकारों को, हमारे देश के अफसरों को निस्वार्थ भावना के साथ राष्ट्र के निर्माण में कदम उठाना चाहिए।
नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब जो नीति बना रहे हैं उनको ऐसी नीति बनानी चाहिए कि कठोर एक एग्जाम्पल सेट हो। मैं एक प्रकरण मेरे याद आता है, अन्ना हजारे जी से आप भी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े हुए थे उस समय, आप रामलीला मैदान में ये सारी चीज़ें हुई 2012 11-12 की बात है, वो पूरा देश जानता है। फिर वहाँ से निकल के एक ऐसी सरकार बनी, मतलब दिल्ली यहाँ से बहुत करीब है, गौतम बुद्ध नगर से, तो देश की राजधानी में एक ऐसी सरकार बनती है कि भाई हम एकदम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लोकपाल लाएंगे, ये कर देंगे, विद इन 3 मंथ्स तो इधर उधर कर देंगे, बड़ी बड़ी बातें हुई। मेरा मतलब वो कहने का मतलब नहीं है कि किसी राजनीतिक दल पे आप कमेंट करें या नहीं करें, वो आपकी स्वेच्छा है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब नीति बनाने वाले, अभी आप देखेंगे दिल्ली प्रकरण के, दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। वो सिद्ध होगा नहीं होगा वो बाद का मैटर है, वो तो कोर्ट कचहरी का मामला है सारा। और तो ये किस तरीके से देश की जब नीति बनाने वाले विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, जहाँ वो नीति बननी है, जहाँ वो कोर नीति बननी है, कठोर कानून की बात आप कर रहे हैं, तो वो ऐसे कैसे हो जाता है कि वहाँ वो जैसे ही सीट पे पहुँचते हैं उस सीट में कोई गड़बड़ी है, क्या है कि भाई वहाँ जाके सभी भ्रष्ट हो जाते हैं, या फिर ये कोई ऐसा माया जाल है कि इससे मनुष्य निकल नहीं पाता है? कथनी मीठी खांड सी करनी विष की लोए, कथनी छोड़ करनी करे तो विष भी अमृत होए। जब व्यक्ति की कथनी और करनी में चित्र और चरित्र में अंतर आ जाए तो वो ना राष्ट्र के लिए बेहतर है, ना समाज के लिए बेहतर है, ना सरकारों के लिए बेहतर है, ना जनता के लिए बेहतर है। अन्ना आंदोलन 2011 में हुआ, जन लोकपाल की बात हुई, लोगों के अधिकारों की बात हुई, लेकिन वो आंदोलन बहुत बेहतर तरीके से चला और देश में एक जागरूकता आई और देश के जो लोग थे वो अपने अधिकारों के लिए खड़े होने लगे। लेकिन उसके ही कुछ समय बाद जो आंदोलन में अपनी भूमिका निभाए हुए थे, ऐसे कुछ लोगों ने एक राजनीतिक दल का निर्माण किया और वह राजनीतिक दल बनाने के बाद वो सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद उन लोगों के ऊपर भी भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगे। तो ये जो राजनीति है, राजनीति एक ऐसा शब्द है, यानी कि राज और नीति ये 2 शब्दों का मिलन है। राज जिस वाक्य के बारे में, जिस घटना के बारे में, आने वाले समय में क्या होना है उसके बारे में ना पता हो, उनके ऊपर नीति बनना। तो राजनीति में आने के बाद लोग अपने पद से मोह करना प्रारंभ कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हम लोग हमेशा सत्ता में बने रहें। फिर मैं कहूँगा कि 77 वर्ष की आज़ादी में देश में सिर्फ 2 काम हुए हैं, सत्ता, सत्ता से पैसा और पैसा से पुनः सत्ता। जनता इस 5 वर्ष के कार्यकाल से गायब रहती है। तमाम जो देश में वर्तमान समय में भी और पूर्व में भी जिन लोगों की, जिन दलों की सरकारें रही हैं, तमाम राजनीतिक दलों ने ये प्रयास किया है कि हम हमेशा सत्ता में बने रहें। सत्ता की भूख है। जिस दिन उनके अंदर जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने की भूख पैदा हो जाएगी, उनको उनकी सत्ता से कोई हटा नहीं सकता। छल कपट बेईमानी लूट के माध्यम से आप सत्ता में बना रहना चाहते हैं, वो असंभव है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हैं या अन्य दलों के लोग हैं। एक बेसिक सवाल मेरा और रहेगा, आप कई बार आपकी पोस्ट वगैरह देखते हैं तो उसमें अन्ना हजारे से आप बड़े प्रभावित हैं, वहाँ जाते भी हैं, उनके पास मिलते भी हैं, तो क्या चर्चा होती है ऐसी, मतलब करप्शन को लेके कुछ ऐसा कि किस तरीके से कार्य करना है, देश को कैसे आगे बढ़ाना, कुछ ऐसी चर्चाएं होती हैं या फिर नॉर्मल कुछ ऐसी बातें होती हैं? देखिए, मैं अन्ना हजारे जी को अपना सामाजिकता के क्षेत्र का गुरु मानता हूँ और आज
गुरु पूर्णिमा के अवसर पे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं परम आदरणीय अन्ना हजारे जी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि वह एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने, उनकी लगभग 87 ईयर्स आयु हो गई है, 87 वर्ष के वो हैं। इन 87 वर्ष के आयु में उनके चित्र और चरित्र पे कभी उंगली नहीं उठी है। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा त्याग की भावना के साथ अपने गांव के लिए, अपने प्रदेश और देश के लिए हमेशा काम किया है, मानव जाति के लिए काम किया है। मैं अन्ना हजारे जी के साथ लगभग वर्ष में 1-2 बार मेरा उनके साथ 2-3 दिन के लिए हमेशा रहना होता है और भिन्न भिन्न विषयों पे हम लोग चर्चा भी करते हैं। तो आपने चर्चा की कि भ्रष्टाचार जैसे विषय पे कभी चर्चा होती है, तो मैंने अन्ना हजारे जी को किसानों के मुद्दों पर, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर, देश के गरीब किसान मजदूर दलित शोषितों के मुद्दों पर उनके अंदर जो दर्द है, उस दर्द को उनकी आंखों से छलकते हुए मैंने देखा है। 2019 की एक घटना है, हम लोग रालेगंज सिद्धि में थे। एक वीडियो एक साथी अन्ना हजारे जी को दिखा रहा था उनके दफ्तर में। तो एक वीडियो था, फिल्म नुमा था वो। तो उसमें किसान जो है साहूकार से पैसा लेता है और कर्जा होने के बाद उस पर एक साहूकार का भी, सरकारी बैंकों का भी, और उसकी फसल का उसको दाम नहीं मिलता, और कभी उसको सरकार मारती है तो कभी भगवान, कभी आपदाएं उसकी फसल को नष्ट कर देती है, और कभी फसल अच्छी होती है तो उसको सरकार के द्वारा मूल्य नहीं मिलता। तो उसमें लास्ट में वो 5 मिनट का वीडियो था, उसमें लास्ट में किसान आत्महत्या कर लेता है पेड़ से लटक करके। तो जब वो आत्महत्या करता है तो हम सब लोग बैठे थे, लगभग 5-7 लोग उस कक्ष में थे। तो अन्ना हजारे जी के सुबकियां लगी और वो रोने लगे। तो मैंने उनको देश के किसानों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, दलितों के ऊपर, शोषितों के ऊपर उनके दर्द को छलकते हुए मैंने देखा है। तो जो व्यक्ति बंद कमरे में, जनता के सामने नहीं, मंच पे नहीं, टीवी के सामने नहीं, अपने बंद कमरे में देश के किसान के दुख को देख करके उनकी आंखों से आंखों छलके, तो समझिएगा कि वो कितने हमदर्द हैं और कितनी पीड़ा उनके अंदर किसानों की समस्याओं को लेकर के और इस देश की समस्याओं को लेकर के है। तो जो भ्रष्टाचार वाला विषय है, तो मैंने कई बार कहा, अन्ना जी, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर विषय पे लोग खड़े नहीं हो पाते हैं, लोग साथ नहीं देते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करने के लिए, क्योंकि आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में एक बड़ा तबका, जिनको हम देश के रिच मैन भी कह सकते हैं, वो सब लोग लगे हुए हैं कि साम दाम दंड भेद छल कपट बेईमानी किसी भी प्रकार से हम लोग रईस बन जाएं, हम लोग पैसे वाले बन जाएं। लेकिन अन्ना जी फिर ये कहते हैं कि जो लोग छल कपट बेईमानी से धन कमाते हैं और वो एक बड़े अच्छी कंपनी के गद्दे पे सोते हैं, उनके पास तमाम सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए गलत कर्मों के कारण वो लाखों रुपए का गद्दा उनको बेहतर नींद नहीं दे पा रहा है, वो एसी उनको अच्छे से ठंडक नहीं पहुंचा पा रहा है, क्योंकि गलत कार्यों के द्वारा उनके हृदय और मस्तिष्क में आग लगी हुई है। तो ठंडक ना एसी से मिलेगी, ना नींद बिस्तर से मिलेगी। नींद अच्छी पाने के लिए और हृदय के अंदर शालीनता रखने के लिए आपको राष्ट्र हित में अच्छे कार्य करने होंगे, तभी आपको अच्छे से नींद आएगी। अन्ना जी कहते हैं कि मेरे पास क्या, मैं मंदिर में रहता हूँ, सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक प्लेट है, 2 कटोरियाँ हैं, ज़मीन में सोता हूँ, बहुत अच्छे से नींद लेता हूँ और राष्ट्र के लिए कार्य करता हूँ। तो ऐसी विचारधारा हम लोगों को पैदा करनी है। तो मैंने कहा, अन्ना जी, इस भ्रष्टाचार जैसे विषय पे लोग खड़े नहीं हो पाते हैं। तो उनका कहना है कि महाभारत काल के समय भी कौरवों के पास बड़ी बड़ी सेनाएं थीं और पांडव कुछ ही थे, लेकिन उनके साथ धर्म था, वो धर्म के साथ युद्ध कर रहे थे।
और वो अधर्म के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, अधर्म की मांग कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि बेशक संख्या बल कम हो, लेकिन जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहा हो, जो सामाजिक आंदोलन की बात कर रहा हो, जो किसानों के मुद्दों की बात कर रहा हो, उसमें मैं ना हो, उसमें धर्म होना चाहिए। धर्म में धंधा नहीं होना चाहिए, धंधे में धर्म होना चाहिए। जिस दिन इस बात को राजनीतिक लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, किसान नेताओं ने, यानी कि जो लोग जागरूकता की एक श्रेणी में हैं, जो देश को बेहतर दिशा में लेके जाना चाहते हैं, वो लोग अगर इस बात पे चल पड़े तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश में एक बड़ी क्रांति होगी और देश बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ेगा। तो वो वहां फिर कह रहे हैं अन्ना हजारे जी कि अगर आपने अपने प्रदेश में किसानों की बात पे, लोकपाल के मुद्दे पे, ग्राम विकास के मुद्दे पे, ग्राम स्वराज के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, चिकित्सा के मुद्दे पे, गांव की गरीबी के मुद्दे पे, अगर आपने 1000 चरित्रवान लोग खड़े कर लिए तो 1000 चरित्रवान लोगों के सामने सरकार झुक जाएगी। लेकिन उसके लिए हम लोगों को मिशनरी काम करना पड़ेगा। गांव-गांव, गली-गली जाकर के लोगों के अंदर इस राक्षस रूपी भ्रष्टाचार के नुकसानों के बारे में, देश में इस भ्रष्टाचार जैसे विषय से कितना नुकसान है, उनको डायरेक्ट कितना नुकसान हो रहा है, इन तमाम मुद्दों पे उनके साथ चौपालों पे बैठ कर के नुक्कड़ नौक चौक चौराहों पर चर्चा करनी पड़ेगी। तब जाकर के ऐसे 1000 कार्यकर्ता हम लोग पैदा करें, ऐसे 1000 मिशनरी कार्यकर्ता संगठित करें, तब जाकर के हम सरकार के सामने लड़ाई लड़ सकते हैं। और जब तक 1000 नहीं है तो घर में बैठना थोड़ी ना है। हम 5-10 लोग भी जिले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे हम लोग सक्रिय भूमिका में हैं। अब तक हम लोगों ने कई पुलिसकर्मियों को गौतम बुद्ध नगर में, बुलंदशहर में, गाजियाबाद में, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर आदि जिलों में सस्पेंड कराए हैं। कई टीचरों को सस्पेंड कराया है, कई कानून पटवारियों को सस्पेंड कराया है, जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे। तो हम लोगों को भ्रष्टाचार और अन्य विषयों को लेके हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद रखना चाहिए। और अगर हम लोग बोलना बंद कर देंगे, लिखना बंद कर देंगे, कहना बंद कर देंगे, इंकलाब के नारे को बोलना बंद कर देंगे, तो देश में सुनामी आ जाएगी, आपदा आ जाएगी, भ्रष्टाचारी हावी हो जाएंगे, अफसरशाही बढ़ जाएगी। इसलिए समय समय पे हम लोगों को ऐसे मूवमेंटों के माध्यम से इस राक्षस रूपी भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण करते रहना चाहिए। नहीं, आपकी ये बात बहुत सटीक भी है कि भाई 1000 आदमी आप ऐसे खड़े कर दें तो एक जन आंदोलन हो जाए और लोग बागों की सोच बदल जाए। वहीं से मेरा एक सवाल जो बेसिक बनता है, अभी आपने ही खुद कहा कि ये विद्यालयों तक पहुंच चुका है भ्रष्टाचार। अब मैं खुद का एग्जांपल लेता हूं। मैं विद्यालय में गया, मेरे जैसे लाखों बच्चे विद्यालय जाते हैं, वहाँ उन्हें पता चलता है कि हमारा जो एडमिशन है इस तरीके से हुआ है, पैसे लिए गए हैं, सारी चीज़ें। वो बच्चा जो है उसी लेवल से, आप उसकी मानसिकता की नहीं बात कर सकते हैं। उसके घर वालों ने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तब भी कहीं से कर्जा लेके कहीं ना कहीं से वो करेंगे अपने बच्चे के लिए। अब वो उस लेवल से जब वो मानसिकता बनेगी, वो तो लाखों की फौज खड़ी कर देंगे। अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, ये नीट का एग्ज़ाम हुआ, ये कोर्ट में मामला है कि वो पता चलेगा कि किस तरीके से ये कार्य हुआ है, नहीं हुआ है, इसमें भ्रष्टाचार है, नहीं है। कोचिंग सेंटर्स का कितना बड़ा हाल है, कितना बड़ा हाथ है इसमें। कोचिंग सेंटर्स किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं अपने रिजल्ट को ऊंचा दिखाने के लिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी संभावनाएं। और आपने भी यहाँ देखा है, जो स्कूल है यहाँ के, गौतम बुद्ध नगर की मैं बात कर लूँ, आपके ज़िले की, यहाँ पे कितने निजी स्कूल हैं, निजीकरण के चक्कर में वो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये महीने की फ़ीस वसूलते हैं। और बेसिक जो एजुकेशन लोगों को मिलनी चाहिए, जो गरीबों को मिलनी चाहिए। मैं अभी कुछ दिन पहले की बात बता दूं आपको, एक ऐसा एग्जाम्पल आया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी को मीटिंग बुलानी पड़ रही है कि स्कूलों की, कि हमने जो लिस्ट आपको दी है वो क्यों आपने नहीं लगाई, क्यों उन बच्चों का एडमिशन नहीं लिया। ये
राइट टू एजुकेशन का जो मामला है इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, ये लाखों की फौज खड़ी हो जाएगी इस तरीके से। तो इसमें आप किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं कि हजारों के बदले लाखों, ये मतलब एक दीमक की तरह कार्य कर रहे हैं, इसमें मतलब क्या किस तरीके से कार्य होगा इसमें? देखिए, भगत सिंह तो पैदा हो, मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो, जितने भी ये लाखों लोग जो शोषित हैं, चाहे वो नीट के पेपर से, चाहे वो यूपी पुलिस के पेपर से, चाहे वो राजस्थान पुलिस के पेपर से जो लीक हुए हैं उनसे पीड़ित हों, या वो आपके जिले स्तर पे शिक्षा के अधिकार के तहत जो दाखिले होने हैं, चाहे वो प्रकरण हो। इन प्रकरणों में लोग ये सोचते हैं कि आंदोलन करने वाले लोग आंदोलन करें, हम लोग घर में बैठे हैं, ये लोग लड़ाइयाँ लड़ेंगे और इन्हीं के माध्यम से जीत गए तो हमें भी हमारे बच्चे का दाखिला मिल जाएगा, हमारा बच्चा भी नीट में क्लियर हो जाएगा और हमारा बेटा भी डॉक्टर या बेटी डॉक्टर बन जाएगी। सड़क पे संघर्ष कोई नहीं करना चाहता, तो इसके लिए तो मिशनरी कार्यकर्ता पैदा करने होंगे। दूसरी बात, आपने जो अभी पेपर लीक की बात की, देखिए ये सरकारों का फेलियर है, चाहे वो किसी भी प्रदेश की सरकार हो। इसमें प्रदेश और देश की दोनों सरकारों को मिलकर के कठोर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए कि पेपर लीक ना हो। एक परीक्षा का अगर पेपर लीक होता है तो उससे प्रदेश और देश के लाखों घर प्रभावित होते हैं। अभी हाल ही में मैं नीट का जिक्र करूं तो नीट का जो मामला है वो अभी न्यायालय में है, और नीट जैसे प्रकरणों में भी, यानी कि जहां से देश के बहुत बेहतर डॉक्टरों का निर्माण होना है, जो लोग बीमारी के दरमियान लोगों के जीवन और मरण का तय करेंगे, अगर उसमें धांधलेबाजी से योग्य लोग नहीं पहुंचते हैं तो देश की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो धूमिल हो जाएगी, वो गर्त में चली जाएगी। तो सरकार को इस पे कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और न्यायालय को भी इस पे कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, दोषियों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। लेकिन हम अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी लगभग 2-3 महीने पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की एक एग्ज़ाम होना था। उसमें प्रदेश के लाखों युवाओं ने जो है भिन्न भिन्न ज़िलों में जा कर के, यानी कि जो गौतम बुद्ध नगर का है तो उसका लखनऊ में पड़ा, जो बुलंदशहर का उसका इलाहाबाद में पड़ा, इलाहाबाद वाले का सहारनपुर में पड़ा। उनके परीक्षा का केंद्र जो उनका एग्ज़ाम होना था, वो बच्चे रात दिन जग कर के पहले तो उन्होंने अपना अभ्यास किया पढ़ाई का, फिर उसके बाद वो हज़ारों रुपए खर्च करके, उनमें कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पास किराए के लिए पैसे नहीं हैं, जिन माँ बापों के पास, जिन लोगों के पास 1 बीघा ज़मीन नहीं है, दूसरों के खेतों में डौड़े मेंढों पे जाकर के घास खोदते हैं और अपने पशुओं का पालन पोषण करते हैं। वो लोग गांव के साहूकार से, दूध व्यापारी से या अन्य किसी व्यक्ति से पैसा लेकर के अपने बच्चे को भेजते हैं कि भाई तू सहारनपुर से, तेरा सेंटर पड़ा है इलाहाबाद में, लखनऊ में, बलिया में या गाज़ीपुर में। वो बच्चा रात को जनरल बोगी में लटकते हुए जा रहा है, रात को उसको नींद नहीं आ पा रही है, उसको बैठने का जगह नहीं मिल पाई है, वो खड़ा होकर के उसने पूरी यात्रा की और अगले दिन जाकर के वो ना बेहतर तरीके से फ्रेश हो पाया, ना स्नान किया है और ना उसने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया है। वो बच्चा अपना एग्ज़ाम में बैठ जाता है और बड़ी मेहनत के साथ अच्छे से वो अपना एग्ज़ाम दे करके आता है, लेकिन एग्ज़ाम के दूसरे दिन तीसरे दिन उस एग्ज़ाम की उत्तर जो पाठशाला है वो व्हाट्सअप घूमती दिखाई देती है। उसमें पूरे प्रदेश में, देश में एक शोर मचता है कि पेपर लीक हो गया, और प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री और देश के अन्य राजनीतिक दलों के भी बयान आते हैं। विपक्ष के लोग आलोचना करते हैं और सरकार के लोग कहते हैं कि हम जांच कराएंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जिस व्यक्ति के पास किराए के लिए पैसा नहीं था, जिसने साहूकार से, दूध व्यापारी से, पड़ोसी से उधार ब्याज पे लेकर के अपने बच्चे के किराए की और खाने की व्यवस्था की, और जिस बच्चे ने सालों साल कोचिंग में लाखों रुपए दिए कि भाई मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस की कोचिंग आ रही है, हम अपने बच्चे को तैयारी कराएं, और वो एक पल में पेपर लीक हो जाए,
परीक्षा रद्द हो जाए। वो परीक्षा रद्द नहीं हुई, वो उन लाखों बच्चों का और उन परिवारों का दीपक बुझ गया जो इस आस में थे कि मेरा बच्चा इस भर्ती से निकल करके उत्तर प्रदेश पुलिस में ज्वाइन होगा और मेरे घर का पालन पोषण होगा और वह प्रदेश की सेवा करेगा। उस घर का दीपक बुझ गया, उस घर के चूल्हे की आग शांत हो गई जिसमें उनके माँ बापों को 2 वक्त की रोटी मिलनी थी। तो ये बहुत गंभीर विषय है, इन पे सरकारों को कठोर निर्णय लेने चाहिए। खाली निंदा करने से या विपक्ष को हल्ला करने से कुछ नहीं होना। इस पे विपक्ष को भी बैठना चाहिए, सामाजिक संगठनों को भी बैठना चाहिए और सरकार को भी बैठना चाहिए और सामूहिक कठोर निर्णय लिए जाएं कि भाई ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, उन पे NSA की कार्रवाई हो, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज हों, ताकि ये राष्ट्रद्रोही तो है, किसी के भविष्य के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जब गांवों में जाएंगे और उन बच्चों के माँ बापों से पूछेंगे कि तुमने किस तरीके से अपने बच्चों को उत्तर प्रदेश पुलिस या अध्यापक के लिए या कृषि के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों के लिए आपने तैयारी कराई, उन्होंने थाली में रोटी नहीं खाई, हाथ पे रखे रोटी खाई कि बस मेरा बच्चा पढ़ जाए। उन्होंने 2 वक्त की जगह 1 वक्त भोजन किया। उन्होंने अपने पेट को काटा कि भाई कैसे ही मेरा बच्चा पढ़ जाए, लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक हो जाए, ये दुर्भाग्य की बात है। सरकारों को शर्म आनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों को शर्म आनी चाहिए, जो जनप्रतिनिधि बन बैठे हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे, जनता के अधिकारों की रक्षा करेंगे। ये दुर्भाग्य है, ऐसे लोगों पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए होता क्या है, जो चोर लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो लोग अपना काम करते हैं, सरकार उन पे कार्रवाई करने की बात करती है। ठीक है, एक पक्ष हो गया, एक विपक्ष हो गया, एक कार्रवाई करने वाले लोग हो गए, एक चोरी करने वाले लोग हो गए। लेकिन जो देश का तीसरा व्यक्ति है जिसने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, उसको मुआवजा कौन देगा? उसके घर का जो पैसा खर्च हुआ है उसका हर्जाना कौन देगा? उसको हर्जाना मिलना चाहिए, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। तुमने तो सिर्फ ये कह दिया, फरमान सुना दिया कि भाई परीक्षा रद्द की जाती है। क्या उनके परिवार के पालन पोषण के बारे में नहीं सोचा? सोचना चाहिए। तीसरा प्रश्न था आपका कि जनपद स्तर पर उत्तर प्रदेश में, देश में जो अधिकार शिक्षा के तहत जो अधिकार मिला है कि देश के गरीब बच्चों को भी कॉन्वेंट स्कूलों में, जो बड़े आधुनिक विद्यालय हैं, शहर के बड़े नामचीन विद्यालय हैं, उनमें 10% बच्चों को दाखिले मिलने चाहिए हर कक्षा में। लेकिन RTE के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत, शिक्षा के अधिकार के तहत फॉर्म भरे जाते हैं और वो फॉर्म में लॉटरी के माध्यम से स्कूल भी चिन्हित हो जाते हैं सरकार के माध्यम से। लेकिन जैसे ही वो गरीब आदमी अपने सर्टिफिकेट, अपने लेटर को लेकर के उन कॉन्वेंट स्कूलों के दरवाजे पे जाता है, तो वहाँ जो उनका सिक्योरिटी गार्ड है वो उस मेरे देश के गरीब किसान की हालत को देख करके, उस बच्चे की हालत को, पहनावे को देख करके, जबकि वो बच्चा बहुत टैलेंटेड है, वो बच्चा बहुत होशियार है, उस बच्चे को के भी सपने हैं कि वो बड़े स्कूल में पढ़ करके IAS बने, IPS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पुलिसकर्मी बने, इस देश की सेवा करे। लेकिन उसके सपनों को तब कुचल दिया जाता है जब वहाँ बैठा हुआ सिक्योरिटी गार्ड उनको वहाँ से दुत्कार के भगा दिया जाता है। कुछ लोग अपनी बुद्धिमत्ता के या अपने थोड़े से साक्षरता के आधार पे उन गार्डों से उलझ के सुलझ के रिसेप्शन तक पहुंच जाता है, तो वहाँ बैठी मैडम, वहाँ बैठे पुरुष उनको वहाँ से ये कह के भगा देते हैं कि आपके बच्चे का दाखला नहीं होगा। फिर वो लोग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के चक्कर काटते हैं। प्रत्येक जनपद की बात है। गौतम बुद्ध नगर में अभी हाल ही में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तमाम उन स्कूलों को नोटिस जारी किए जो एडमिशन नहीं ले रहे थे। उन स्कूलों को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हाजिर किया और उनसे प्रश्न पूछा गया कि भाई तुम एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा डिस्टेंस, जो दूरी है, उस दूरी पे वो दाखला फिट नहीं बैठता है। वो कह रहे हैं कि जी उनके घर में
टीवी है, उनके घर में एलईडी है, उनके घर में छप्पर नहीं है, उनके घर में टिन शेड नहीं है, उनका घर ईंट का बना हुआ है, उनके घर के ऊपर प्लास्टर हो रहा है, उनके घर के ऊपर पुताई हो रही है। ऐसी वाहियात बातें ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बताते हैं कि वो लोग रिच मैन हैं। जब मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी ने, कर्मचारी ने उनका आय प्रमाण पत्र बनाया है, उनका जाति प्रमाण पत्र बनाया है, तो उस जाति प्रमाण पत्र को, उस आय प्रमाण पत्र को आप कोर्ट में चैलेंज करो। आप क्यों कहते हो कि वो उनके घर में मोटरसाइकिल है? क्यों कहते हो आप उनके घर में जो है स्कूटर है? क्यों कहते हो उनके घर पे प्लास्टर हो रहा है? क्या उसके घर पे प्लास्टर नहीं होना चाहिए? अगर उसका एक कमरे का घर है तो वो रिच मैन हो गया। उसके घर में अगर कहीं कोई 5,000 की, 10,000 की कोई मोटरसाइकिल उसने ले भी रखी है तो वो किस मानक से रिच मैन हो गया? किस मानक से वो धनवान हो गया? तो ऐसे करके शिक्षा के अधिकार कानून को ये प्राइवेट स्कूल पलीता लगा रहे हैं। कुछ इसमें अधिकारियों की भी मिलीभगत है, क्योंकि अधिकारी अगर ठोस कदम उठाएंगे तो मैं कहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार या अन्य किसी प्रदेश की सरकार के आदेश को प्राइवेट स्कूल उनकी हिमाकत हो जाए कि वो उनके आदेश को ना माने, ये तो कहीं ना कहीं अधिकारियों और सरकार के बीच में एक लचक है। क्योंकि ये जो प्राइवेट स्कूल हैं ये एक बड़े स्तर पे स्कैम है कि आपको जो देश के गरीब लोग हैं उनको शिक्षा देनी ही नहीं है। अगर उनको शिक्षा दे दी तो वो क्यों और क्या प्रश्न करना प्रारंभ कर देंगे। वो चाहते हैं कि वो इन लोगों के ऊपर ऐसे ही अधिकार अपना जारी रखें। तो इसलिए प्रदेश की सरकारों को, देश की सरकारों को इन पे कठोर कदम उठाने चाहिए। और आंदोलन भी हम लोग करते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने लड़ाइयाँ लड़के जिलाधिकारी महोदय से, बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से, एडीएम साहब से, तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं उन लोगों को लड़के, आंदोलन करके, मौन व्रत करके, भूख हड़ताल करके उन बच्चों के मैंने दाखिले कराए हैं। लेकिन मेरे पास कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं, 20 आ सकते हैं, 100 लोग आ सकते हैं। ऐसे करके प्रदेश में तो लाखों लोग वंचित रह जा रहे हैं हर वर्ष ना। तो ये काम मैं छोटे स्तर पे कर पा रहा हूँ, इसको सरकार को बड़े स्तर पे करना चाहिए। जब सरकार ने ये कह दिया कि ये व्यक्ति, ये बच्चा माननीय है, इसके मानक जो है सारे फिट हैं, तो स्कूल को लेना चाहिए उसका दाखिला। तो ये स्कूल की तानाशाही है, ये स्कूल की लूट है। मैं तो कहूँगा कि शिक्षा के नाम पे विद्यालयों में जो है लूट हो रही है। आज अगर हम विद्यालय की बात करें तो विद्यालय जो है वो विद्यालय नहीं रहे हैं, वो कॉरपोरेट घराने बन चुके हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। जबकि जितने भी, अगर ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना की हम बात करें, यहाँ गौतम बुद्ध नगर में 3 प्राधिकरण हैं। इन तीनों प्राधिकरणों की बात करें तो इन तीनों प्राधिकरणों में इन प्राइवेट स्कूलों को, प्राइवेट संस्थानों को सोसाइटी एक्ट के तहत और ट्रस्ट एक्ट के तहत बहुत सस्ते दरों पे ज़मीन दी। और उनकी लीज डीड में शर्त है कि जो गरीब हैं उनको आप इतना %, जो अति गरीब हैं उनको बिल्कुल निःशुल्क, और जो यहाँ का मूल किसान है जिसकी भूमि को सरकार ने अधिग्रहण किया और अधिग्रहण करके औने पौने दामों पे आपको दे दिया, उनके बच्चों को 25%, 30%, 50% उनकी दाखिले फीस में, ट्यूशन फीस में माफ़ी होनी चाहिए। लेकिन ये कानून होने के बावजूद भी यहाँ के प्राइवेट स्कूल नहीं दे पा रहे हैं उनको छूट, और जनप्रतिनिधि भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं तो सीधा कहूँगा गौतम बुद्ध नगर के सांसद महोदय को भी, यहाँ के विधायक महोदयों को भी इस प्रकरण पे कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे विधानसभा और हमारे लोकसभा और हमारे जनपद के बच्चे अच्छे तरीके से शिक्षित हो गए तो हमारे प्रदेश का, हमारे जनपद का नाम रोशन होगा, आपकी विधानसभाओं के नाम रोशन होंगे, आपकी लोकसभाओं के नाम रोशन होंगे। तो ये प्रयास जनप्रतिनिधियों को भी करना चाहिए ताकि उन बच्चों को उनके अधिकार मिल सके। आप लगातार इसमें लगे हुए हैं और मैं भी आशा करता हूं कि आप इसी तरीके से कार्य करते रहें। और जब बात शिक्षा की आती है तो कहीं ना कहीं हमें भी, मतलब सभी, पूरे देश को दुख होता है कि इस तरीके का कार्य ना हो। और मैं आशा करूंगा, आप सबसे भी अपील करूंगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जो आगे इसको और बढ़ा सकें इन चीज़ों के। क्योंकि हमें जो जागरूक होना है वो जागरूकता की शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और आशा करता हूँ आप इसी तरीके से कार्य करते रहें। आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पे आज चर्चा की है। और जो साथी इस वीडियो को देख रहे होंगे, देखेंगे, वो भी समझेंगे कि देश और प्रदेश के क्या वर्तमान हालात हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ
हमारे देश में आज़ादी के संग्राम के समय एक ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनका नाम वीर विजय सिंह पथिक था। उन्होंने एक पंक्ति लिखी, यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन ना रहे यदि इच्छा है तो जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। उनका कहना था यश वैभव सुख की चाह नहीं है, परवाह नहीं है, बस एक इच्छा है कि किसी के स्वेच्छा से देश के लोगों का दमन नहीं होना चाहिए। तो आज जो देश और प्रदेश में दमनकारी लोग हो गए हैं, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोगों को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर विजय सिंह पथिक, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, शहीद दर्याव सिंह नागर और राजा राव उमराव सिंह भाटी बनना पड़ेगा, मजलिस भाटी बनना पड़ेगा। अन्यथा इसी तरीके से हम लोगों का शोषण होता रहेगा। और बुराई के खिलाफ जहां भी आपको अवसर मिले, जहां भी आपको मौका मिले, वहां आप इंकलाब के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। इस देश में, इस संसार में उन्हीं लोगों को याद किया जाता है जिन लोगों ने त्याग करके इस राष्ट्र और विश्व के लिए, इस मानव जात के लिए काम किया है। जो लोग मैं और मेरे के चक्कर में रहे हैं, उन लोगों को अपने पिता के अलावा दादा और परदादा का नाम भी नहीं पता। और आज देश में गांधी जी, विजय सिंह पथिक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी, तमाम ऐसे लाखों क्रांतिकारियों को आज भी जाना जाता है और उनको तब तक जाना जाएगा जब तक ये सृष्टि रहेगी। इसलिए जब भी अवसर मिले, इंकलाब जिंदाबाद के साथ न्याय के लिए, गलत बात के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैं की भावना को छोड़कर त्याग की भावना को लाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। आपकी पूरी समस्त टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।